सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज प्राची। वैसे तो आपने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग नॉवल या कॉमिक से रिलेटेड बहुत सारे सुपरनैचुरल ड्रामा देखे होंगे, लेकिन आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। काफ़ी सुपरनैचुरल ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि आपको एंड तक बांध के रखेंगे और बहुत सारी मिस्ट्री भी होने वाली है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आखिर कैसे क्या होता है। तो कहानी की स्टार्ट ना हमारी फीमेल लीड दानो से होती है, जिसको लग रहा था कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है जिसके चक्कर में सारे हैंडसम लड़के उससे अट्रैक्ट होते हैं। दानो स्कूल में जब अपनी फ्रेंड सिन से बात कर रही होती है, उसी टाइम पर जूडा नाम की एक लड़की ना स्कूल फेमस गैंग जिसका नाम मेत्री है, उसके एक मेंबर नाम जिनसे टकरा जाती है। और हित्री ग्रुप में एक्चुअली 3 मेंबर हैं, जिनमें नामजून और बेंग्यो के साथ साथ लीदो भी हैं। नामजून उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर तो दानो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जाकर उसके लिए स्टैंड लेती है और नामजून के शोल्डर पर ना हिट करके सीधा आगे निकल जाती है। ये उसे काफी अजीब लगता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो सारे के सारे बच्चे अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, जिससे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे ही वो ब्लिंक करती है ना, अचानक से वो अपनी क्लास में पहुंच जाती है, जहां उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आज होने वाले मिड टर्म के एग्जाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दानो ने काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की है, यानी कि प्रिपरेशन की है। जैसे ही वो अपनी बुक उठाकर देखती है, नोट्स देखती है, उसमें उसने काफी सारी चीजें हाईलाइट की हुई होती हैं। तो उसे तो समझ में नहीं आता ये सब उसने आखिर कब कर लिया। दोबारा ब्लिंक करते ही वो मिड टर्म के एकदम लास्ट वाले एग्जाम में पहुंच जाती है। उसे फिर भी समझ में नहीं आ रहा होता है इसके साथ हो क्या रहा है। फिर तो अपने डॉक्टर को जाकर ना सब कुछ बताती है, जहाँ दोस्तों में ये मालूम चलता है कि दानो को बचपन में ना हार्ट में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी भी हुई है और उसकी जो मेडिसिन चल रही है उसकी वजह से दानो को लग रहा था शायद उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सब कुछ उसके साथ शायद स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा है, जिसके लिए उसे रेस्ट करना चाहिए और साथ ही उसे अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए कॉमिक बुक से दूर ही रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम बैकयोंग के फादर को देखते हैं, जो कि उसको डांट रहे होते हैं। उसे पूछते हैं कि वो दानो के साथ आखिर हॉस्पिटल क्यों नहीं गया। जहाँ दोस्तों ये मालूम चलता है कि बैकयोंग और दानो की ना एंगेजमेंट हो चुकी है और उसके फादर दानो के फादर की हेल्प से अपना बिजनेस जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इसके पीछे भी ना उनका अच्छा खासा एजेंडा होता है। फिर नेक्स्ट डे जब दानो स्कूल जाती है तो उसे पेज पलटने की आवाज आने लग जाती है। उसी टाइम पर उसके सामने बैकयोंग को वो देखती है। उसका बिहेवियर काफी ज्यादा स्वीट हो जाता है, जिससे कि दोस्तों पता लगता है कि बैकयोंग दानो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती है, जबकि उसे तो शांत लड़कियां पसंद है। जैसे ही बैकयोंग वहां से जाता है ना, फिर से पेज टर्न होने की आवाज आती है और दानो का बिहेवियर फिर से चेंज हो जाता है और वो बैकयोंग के ऊपर गुस्सा होने लग जाती है। उसके बाद दानो फील करती है कि जैसे ही पेज टर्न होने की आवाज आती है, वो ब्लिंक करती है, वो अलग अलग जगह पर शिफ्ट होती जाती है। दानो फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाती है, जहाँ पर उसे एक मिस्टीरियस बुक को टच करके ही उसे कुछ विजन्स आने लग जाते हैं, जैसे कि बैकयोंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और फिर उसके साथ वही सब कुछ होने लग जाता है जो कि उसने विजुअल में देखा था। वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिम को देखते हैं, जो कि अपनी लुक्स के लिए लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस है और लोग उससे ड्राई स्किट फेरी भी बोलते हैं। दोस्तों दानो फिर याद करती है कि विजुअल में उसके और जूडा के ऊपर खाना गिरने वाला था। वो बहुत कोशिश करती है कि ऐसा ना हो, लेकिन लास्ट में ऐसा ही होता है, खाना उसके ऊपर गिर जाता है। बच्चे ये देखकर उनके हंसते हुए वीडियोस बनाने लग जाते हैं। उसी टाइम पर नामजून वहाँ पर ना आकर एक बच्चे का फोन तोड़ देता है गुस्से में और दानो की हेल्प करता है। नेक्स्ट सीन में दानो अचानक से चलती क्लास में खड़ी हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, कहने लगती है कि वो फ्यूचर देख सकती है। जहाँ पर फिर टीचर भी उसकी तबीयत खराब है ऐसा बोलकर नर्स रूम में जाने के लिए बोलते हैं। साथ में बैकयोंग को भी भेज देते हैं, क्योंकि वो उसका फियांसे है। लेकिन बाहर आकर बैकयोंग उससे बोलता है कि वो एक बीमार के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहता। ये सुनते ही दानो उसे जवाब देने के लिए जैसे आगे बढ़ती है ना, उसके पैर वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। तो उसके बाद जब वो ये सोच रही होती है कि वो जवाब क्यों नहीं दे पाई, और देखते देखते एक ब्लैक होल जैसी चीज उसे दिखती है। साथ ही वहाँ पे वो नीचे जिम को भी नोटिस कर लेती है, जो कि सेम चीज देख रहा होता है, लेकिन उसके देखते ही वहाँ से चला जाता है। दानो उसके पास आकर उसे रीजन पूछती है सब कुछ क्यों किया और किस लिए हो रहा है। जिम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद सब कुछ बता देता है कि वो सब ना एक नॉवेल का कैरेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये सब लोग एक नॉवेल का कैरेक्टर हैं और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस नॉवेल की वजह से हो रहा है। दानो को ये सुनकर तो यकीन ही नहीं होता और इसलिए
जिम फिर फाइनली उसे बुक देता है और खुद को वो उसमें देखती है। उसके बाद दानो को लगने लग जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके हिसाब से शायद वो उस नॉवेल के मेन कैरेक्टर है और उसे लगता है कि उसका पार्टनर जरूर भाई A3 गैंग में से ही कोई होगा। वो उनके पास आती है जहाँ वो देखती है कि उसमें से कोई भी उसे भाव नहीं दे रहा, बल्कि सब तो उसे इग्नोर कर रहे थे। ये बात उसके दिल पर लग जाती है। दानो का हार्ट सेंसिटिव था जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ उसे लग रहा होता है कि उसका पार्टनर बेक है, लेकिन बेक उसका हाल चाल पूछकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर दानो जैसे ही क्लास में होती है ना, उसी टाइम पर पेज टर्न होने की आवाज आती है। वो बाहर पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ लड़के उसे और जूडा को काफी बुली कर रहे थे। तभी वहाँ पर नामजून आता है जिससे कि उसे लगता है कि शायद वो उसके लिए वहाँ पर आया है, वही इसका हीरो होने वाला है। लेकिन तभी नामजून भी सबके सामने कहता है कि वो जूडा को बहुत लाइक करता है, उसे कोई परेशान ना करे। और ये सुनते ही दानो के तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो जाते, टूट जाते हैं। और वही हम एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं दोस्तों, जिसके पास दानो का स्केच होता है लेकिन उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई जाती। और वही दानो नोवेल में आकर सारे कैरेक्टर को देखती है जहाँ से पता लगता है स्टोरी के मेन लीड तो भी जूडा, नामजून और ली है। और वो तो बेचारी एक साइड कैरेक्टर है, यानी कि एक आलतू फालतू कैरेक्टर जिसका कोई रोल होना जरूरी नहीं है, जिसका तो सिर्फ एक ही काम है नामजून और जूडा को पास में लेकर आना। ये बात दानो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो मेन कैरेक्टर बनना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में पेंटिंग के दौरान टीचर दानो को मॉडल बनने के लिए कहती है, जहाँ जाते हुए उससे नामजून की पेंसिल गिर जाती है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है, नामजून और जूडा एक साथ में वो पेंसिल उठाते हैं और दोनों क्लोज आने लग जाते हैं। ये देखकर उसे और गुस्सा आता है कि इसी वजह से शायद उसे साइड कैरेक्टर बनाया गया है ताकि वो इन दोनों को पास ला सके। और वही इसलिए सबका ध्यान वो अपनी तरफ लाने के लिए वहाँ पर रखे स्टैचू तोड़ने लग जाती है। जैसे ही सब उसकी तरफ देखते हैं तभी अचानक से पेज टर्न होने की आवाज आती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। रात को दानो नोटिस करती है कि सभी टेबल और चेयर हवा में अचानक होने लग गए हैं। जिम वो नॉवेल पढ़ रहा होता है, वो बाद में दानो को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ तभी होता है जब स्टेज पीरियड हो, और जब तक स्टेज पीरियड होगा तब स्टोरी में वही होगा जो कि राइटर चाहता है। लेकिन जैसे स्टेज पीरियड खत्म होता है, नॉर्मल पीरियड आता है, यानी शैडो पीरियड जिसे बोलते हैं, उसमें होने वाली एक्टिविटीज बस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को याद होती हैं जो कि सेल्फ अवेयर हैं। यानी कि भाई दानो और जिम दोनों ही सेल्फ अवेयर है, इसलिए उन्हें सब कुछ याद रहता है क्योंकि भाई इन दोनों के अंदर ही ना ईगो डेवलपमेंट हो गया था। साथ ही इसमें ये भी पता चलता है कि वो लोग अगर शैडो पीरियड में कुछ भी करते हैं तो इससे स्टोरी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ जान कर दानो फाइनली डिसाइड करती है कि वो एक साइड कैरेक्टर नहीं रहेगी बल्कि मेन कैरेक्टर बन के दिखाएगी। नेक्स्ट डे दानो स्टोरी को चेंज करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सब कुछ अपने आप पहले जैसा ही हो जाता है। और बेक भी दानो से बोल रहा होता है कि उसकी वजह से उसके फादर बेक के फादर की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। शायद दानो ने उन्हें मना किया होगा क्योंकि भाई बेक उसके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और इसलिए यहाँ पर दानो बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो बेक को जवाब दे। लेकिन स्टोरी में ये शो किया गया है कि दानो बेक से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसलिए उसके मुंह से वही सब वर्ड्स निकल रहे थे क्योंकि दोस्तों अभी स्टेज पीरियड जो चल रहा था और भाई इसीलिए जैसा राइटर ने लिखा था ना वैसा ही हो रहा था। सब कुछ समझने के बाद उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। दानो को यहाँ पर फिर से एक विजुअल आता है जिसमें कि वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है जहाँ बेक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये सब कुछ देखकर दानो उदास हो जाती है क्योंकि वो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर सकती थी। उसके बाद दानो बहुत सारी बुक्स लेकर वहाँ से जाने लगती है जिसमें से कुछ गिर जाती है। वो नोटिस करती है कि यहाँ कोई उसे बुक उठाकर दे रहा है लेकिन उसकी शक्ल नहीं देख पाती। उसके हाथ में सिर्फ एक निशान को नोटिस करती है जिससे दोस्तों में पता चलता है कि ये एक मिस्टीरियस बॉय है जिसके बारे में ना इस स्टोरी में हमें आगे पता लगेगा। वेल तो फिर नेक्स्ट डे दानो चोट से बचने के लिए सेफ्टी किट पहन लेती है लेकिन पेज टर्न होते ही वो सीढ़ियों पर सिन के साथ में पहुंच जाती है। तभी वो मिस्टीरियस बॉय को देखकर उसके पीछे जा रही होती है जहाँ जूडा भी अचानक से आ जाती है। सिन उसे देखकर धक्का देती है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा जेलस थी। सिन नामजून को बहुत लाइक करती थी लेकिन भाई नामजून तो जूडा को पसंद करता था। जूडा उनके बीच में आ रही थी इसलिए उसने धक्का दे दिया था। देखते ही देखते जूडा फिर दानो से टकरा जाती है और दानो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है। उसे समझ में आ
आ चुका था कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, सैड हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो उसी मिस्टीरियस लड़के से टकरा जाती है। दोनों ही यहाँ से नीचे गिरते हैं। वो उसका फेस देखने की कोशिश करती है लेकिन उसी टाइम पर बेहोश हो जाती है। जैसे उसकी आंख खुलती है, होश आता है, वो अपने पैर में बस एक छोटी सी खरोच देखती है। शॉक हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, राइटर का लिखा हुआ आखिर कैसे बदल सकता है। पास में बैठी हुई सिन से वो सब कुछ पूछती है, वो भी उसे बता रही होती, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस लड़के का फेस नहीं देखा था। ये जानकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे ही वो बाहर आकर ली को देखती है जो कि जूडा को बाहर से देख रहा होता है, वो समझ जाती है कि उसे काफी लाइक करता है, इसलिए वो उसे अंदर जाने के लिए कहती है। उसकी बैग को देखकर जैसे अपनी बैग से टच कर दी, लेकिन उसे वैसा फील नहीं होता जैसा उस लड़के के साथ में हुआ था, ना ही उसकी हार्ट बीट तेज हुई। इसलिए वो स्कूल के सारे लड़कों की बैग से अपनी बैग टच कर करके उस लड़के को पहचानने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दानो ना यहाँ पे समझ चुकी थी कि शायद उस लड़के के साथ में अगर वो टच हो जाए तो उसका फ्यूचर बदल सकता है, यानी कि वो मेन कैरेक्टर बन सकती है, और वह इसीलिए वो उस लड़के को अपने पास में लाने के लिए मजबूर करेगी। और इस चक्कर में वो डॉस बॉल खेलने पहुंच जाती है, कोई तो उसे हिट करे और वो लड़का आकर उसे बचा ले। और दोस्तों यहाँ पर ना ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़के का फेस देखने वाली होती है तभी सीन चेंज हो जाता है और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ जूडा उससे मिलने के लिए आई हुई होती है। लेकिन सिन जूडा को वहाँ पर लॉक कर देती है जेलेसी के मारे, लेकिन दानो लॉक सीधा ओपन करके जूडा को अंदर छोड़कर ऐसे चली जाती है, क्योंकि भाई उसे बचाने तो नामजून ही आएगा ना वहाँ पर। तो फिर कुछ देर बाद जब वो लड़कियां जूडा को नामजून के साथ में देखती है ना, उसके ऊपर पानी फेंक देती है, लेकिन तभी दानो यहाँ पर आकर अम्ब्रेला खोल देती है, लेकिन वो फटा हुआ निकलता है और इसकी वजह से वो अपनी जैकेट उसे देखकर यहाँ से चली जाती है। दानो को याद आता है कि उसने उस लड़की को लाइब्रेरी में देखा था। फटाक से वहाँ पहुंच जाती है और उधर विंडो से एक लड़की को बाहर देखकर उसके पास में आ जाती है, लेकिन वो मिस्टीरियस बॉय तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है जहाँ वही छाता देखकर वो उसे उतारने लगती है और तभी वो लड़का पीछे से आकर उसकी हेल्प करता है, जहाँ पर फाइनली पहली बार दानो उसका शक्ल देख लेती है। और इससे आगे वो कुछ कह पाती है, अपने स्टेज पीरियड में पहुंच जाती है, फिर से हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर ली से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है और वही सब कुछ कहती है जो कि राइटर चाहता है। और साथ ही स्टेज पीरियड खत्म होते ही जब वो जा रही होती है तब ली उसको कहता है कि वो आजकल काफी अजीब बिहेव करने लग गई है, लड़कों की बैग को टच करना और ये सारी चीजें ना उसे याद होती हैं। ये सब कुछ जानकर दानो तो काफी शॉक हो जाती है कि आखिरकार उसे सब कुछ कैसे याद हो सकता है। वो उससे पूछती है कि उसे सब कुछ कैसे याद है, क्योंकि वो तो शैडो पीरियड की एक्टिविटी थी जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को याद होती है जो कि सिर्फ अवेयर होते हैं। इसलिए दानो ये जानने के लिए उसे कॉर्नर में लेकर आती है, उसकी नोज पर हिट करती है, खून निकलने लग जाता है। साथ ही उससे पूछती है कि क्या वो ऐसा फील करता है कि जैसे वो टेलीपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। ली भी यहाँ उसकी सारी बातों में हामी भर रहा होता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो सेल्फ अवेयर हो गया है और बोलकर चाहती है कि वो एक नॉवेल का कैरेक्टर है, लेकिन भाई ली को तो उसकी बातों पे यकीन ही नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर हमें भी कोई बोलेगा कि हम रियल लाइफ में नहीं बल्कि एक नॉवेल में है तो हम भी तो शॉक ही हो जाएंगे ना। तो ऐसा ली के साथ भी हो रहा था। जैसे ही ली अपने बड़े भाई जो कि दानो के डॉक्टर हैं वो उससे मिलने के लिए गया हुआ होता है, वो देखता है अचानक से उसकी नाक से खून बहना बंद हो गया है। साथ ही जो बैग वो बाहर भूल गया था ना, वो अचानक से उसके हाथ में आ गया है। दानो की बात पर उसे धीरे धीरे यकीन होने ही लग जाता है। नेक्स्ट डे फिर दानो उस लड़के से मिलती है, नोटिस करती है कि उसके बेंच पर कोई भी नाम नहीं है, ना ही वो कुछ बोल रहा है। और उसी टाइम पर अचानक से पेज टर्न होने की आवाज आती है। वो अपनी क्लास में टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ बेक आकर उससे कह रहा होता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। और दानो वही सेम रिप्लाई देती है जो कि राइटर चाहता है। शैडो पीरियड में जाकर दानो उस लड़के के बारे में स्कूल मैगजीन में देख रही होती है, लेकिन भाई वहाँ पर भी ना उसका कोई भी नाम नहीं होता है, बस नंबर 13 होता है, यानी 13 नंबर। उस मिस्टीरियस बॉय के लिए उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि दानो से भी ज्यादा कम इम्पोर्टेंस उस लड़के को स्टोरी में मिली है। तो उसके बाद फुटबॉल मैच के दौरान सबका ध्यान यहाँ पर नामचुन पर ही होता है। वही दानो का नंबर 13 पर था और वो उसके बारे में सिन से पूछती है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। और वहीं ली अपने स्टेज पीरियड में वायलिन बजाते हुए रोने लग जाता है और तभी जूडा को वहाँ पर देखकर के आसपास उसे फूल दिखने लग जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद ही ली दानो और जिम के पास में आता है जहाँ दानो उसे सब कुछ अच्छे से समझाते हुए कहती है कि वो
कैसे भी करके ना उसे अपना फेट यानी डेस्टिनी को चेंज करना ही होगा। देखते देखते अचानक से वो डॉक्टर के पास फिर पहुंच जाती है, जहाँ उसके फादर भी होते हैं। वो कुछ कहती है उससे पहले ही उसके चेस्ट में जोरों से पेन होने लग जाता है। नर्स उसे लेकर जाती है और डॉक्टर पीछे से उसके फादर को बता रहे होते हैं कि दानो के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी कि वो जल्दी मरने वाली है। और ये सब कुछ दानो ने भी सुन लिया होता है। नेक्स्ट डे फिर दानो नंबर 13 को साइंस लैब लेकर जाती है, जहाँ पर उसे उस जगह का विजन आया था। वो देखना चाहती थी कि क्या सच में नंबर 13 उसका डेस्टिनी चेंज करने में हेल्प कर भी सकता है या नहीं, जो कि उसे ये बोलकर वहां से निकल जाते कि वो फिलहाल अभी कुछ आइस बॉक्सेस लेकर आएगी और गिर जाएगी, जिसे उसे बचाना है। लेकिन वही नंबर 13 तो बिना कोई रिस्पॉन्स किए ही उसे देखता रहता है, जैसे कि वो पहले देख रहा था। नेक्स्ट सीन में जूडा को कुछ आइस बॉक्सेस लाते हुए देखकर दानो उससे ले लेती है और अचानक से नामजुन से टकरा जाती है, जिससे कि उसका फोन गिर जाता है। नामजुन उसे उठाने के लिए कहता है, लेकिन वही जूडा उसमें आर्ग्यूमेंट करने लगती है। बोलती है कि ये तो वो अपने आप ही उठा सकता है। नामजुन जैसे ही आगे बढ़ता है ना, दानो उस आइस बॉक्स से टकरा कर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी नंबर 13 उसे पकड़ लेता है। लेकिन जूडा और नामजुन नीचे गिर जाते हैं। दानो नोटिस करती है कि उन्होंने स्टोरी में छोटा ही सही लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज दोनों ने मिलकर कर ही दिया है, यानी कि सच में नंबर 13 की वजह से दानो की डेस्टिनी भी ना चेंज हो रही थी। नेक्स्ट डे फिर दानो को स्कूल में पता लगता है कि सभी लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, जिसका सारा खर्चा ना नामजुन उठा रहा था ताकि जूडा भी जा सके, क्योंकि जूडा एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद वो जिम के साथ में नंबर 13 से मिलने के लिए जाती है और फिर लाइब्रेरी के विंडो से उसे नीचे देखती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि जिम को उसे देखकर उसे कोई भी खुशी नहीं होती। नंबर 13 भी अपने हाथ पर लगी चोट के लिए मेडिकल रूम में जाता है, जहाँ पर दानो भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और वो ऊपर से बॉक्स उतारते टाइम गिरने वाली होती है। नंबर 13 उसे पकड़ लेता है और वो उसके बैंडेज लगा देती है। वेल तो फिर कुछ ही दिन सब कुछ ऐसे चलता रहता है, जहाँ पर दानो उसे बार बार अपना नाम बताती है ताकि वो उसे ना भूले। और फाइनली अब आता है ट्रिप का दिन, जहाँ पर उसके साथ में जो भी स्टेज एक्टिविटी हो रही थी ना, वो समझ जाती है कि वो ट्रिप पर सिर्फ और सिर्फ जूडा और नामजुन को क्लोज करने के लिए ही आई है, क्योंकि यही तो उसके कैरेक्टर का रोल था। और उसी टाइम पर उसे एक विजन भी आता है, वो पानी में है, जहाँ फिर नंबर 13 उसे बचाने के लिए आया है। और दोस्तों ऐसा ही होता है। स्टोरी के मुताबिक ना बैक दानो का लव स्टोन ला कर ना पानी में फेंक देता है, जिससे दानो का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो उसे लेने के लिए पानी में जाती है, लेकिन कोई उसे रोकने के लिए नहीं आता। वो पत्थर को ढूंढकर उसके ऊपर से अपनी पहली विश, जो कि बैक के साथ में रहना था, वो उसे काट कर लिख देती है कि वो और जीना चाहती है। फिर उसके बाद वो स्टोन टावर बनाने लगती है और बार बार वो गिरता ही जा रहा था। तभी नंबर 13 आकर उसकी हेल्प करता है, लेकिन दानो उसे कहकर चली जाती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन नंबर 13 वो टावर फिर भी जैसे तैसे करके बना लेता है और पहली बार दानो का नाम लेता है, जो कि दोस्तों लिटरली काफी शॉकिंग था। रात को सब लोग जंगल के पास में आते हैं, जहाँ पर दानो को फिर से उसमें खो जाने का विजन आता है। जैसे वो आगे बढ़ती है, यहाँ पर रास्ते में उसके चेस्ट में बहुत जोर से पेन होने लग जाता है और बैक उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। तो फिर कुछ देर बाद दानो उठकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन वो जंगल में खो जाती है, यानी कि उसका विजन सच हो गया था। ये देखकर दानो फिर एक जगह पर बैठकर ना गाना गाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसी टाइम पर किसी के आने की आवाज सुनती उसे लगता है कि शायद बैक वापस आया है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से तो उसे ही वहाँ पर आना था। लेकिन फिर अचानक से देखती है कि ये तो नंबर 13 है। उसके बाद नंबर 13 उसे एक सुंदर सी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर दानो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है। फिर वो उसे एक नाम देती है, जो कि होता है हारू। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ना बैक उससे रात के बारे में पूछ रहा होता है कि वो पूरी रात कहाँ थी, क्योंकि उसे इसकी चिंता हो रही थी। सबको सुनते ही दानो को काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सीधा हारू के पास में पहुंच जाती है और उसकी ड्राइंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। और फिर दोनों एक टेम्पल में पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक की चेन था और उसे पकड़कर हारू के हाथ में दर्द होने लग जाता है अचानक से, यानी उसका कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर था, जो कि दोस्तों में वीडियो में आगे पता लगेगा।
नेक्स्ट डे स्कूल में सभी बच्चे ट्रिप्स की फोटोज कलेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर दानो अपने और हारू की भी एक साथ वाली फोटो लेती है। बेक को ये देखकर थोड़ा बुरा लगता है, जलन भी हो रही होती है कि आखिर उसने उसके साथ वाली फोटो क्यों नहीं ली। वेल तो फिर उसके बाद दानो ना जिम को जाकर बताती है कि उसने नंबर 13 को हारू नाम दिया। ये सुनते ही जिम उसे वार्न करता है कि ऐसे कैरेक्टर को नाम देने से ना वो अपनी मर्जी करने लग जाते हैं, लेकिन वही दानो तो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और अपना मोस्टली टाइम हारू के साथ में स्पेंड कर रही होती है। फिर एक दिन जिम दानो की बहुत सारी फोटोज लाइब्रेरी में देखकर उसके पीछे जाता है। जैसे वहां पर पहुंचता है, बहुत सारी फोटोज दीवार पर लगी हुई होती है जो कि हारू ने ही ड्रॉ की थी, यानी कि नंबर 13 ने। और वहीं दानो लाइब्रेरी में हारू के साथ में होती है, जहां पर दोनों सनलाइट से बनी हुई शैडो से खेलने लगते हैं। दानो को हारू के साथ में देखकर बेक को काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। उसी टाइम पर पेज टर्न होने की आवाज आती है। फटाक से हारू के पास आकर उसे उठाकर बुक शेल्फ में दे मारता है, जिससे कि हारू के सर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। ये देखकर दानो तो बेहोश ही हो जाती है और जैसे उसकी आंख खुलती है ना, वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है। नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल से आती है तो वो देखती है कि सब कुछ चेंज हो चुका है। हारू तो उसकी तरफ भी देख नहीं रहा होता है। उसे जिम की बात याद आती है कि नामलेस कैरेक्टर को नाम देने पर वो अपनी मर्जी करने लग जाते हैं, जिसके चक्कर में काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। और इसलिए वो फैसला करती है कि वो अब हारू से बात नहीं करेगी। तो फिर रात के टाइम पर दानो के फादर ना उसके बिना ही बेक के घर के लिए डिनर पर पहुंच जाते हैं और इससे बेक के फादर को लग रहा होता है कि ये सब कुछ बेक की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो दानो की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा। और उसके जाते ही बेक के फादर उसे थप्पड़ मारते हैं जोरदार कि दानो की वो केयर क्यों नहीं कर रहा है और वो अपना बिजनेस ऐसे तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे। और इसी वजह से नेक्स्ट डे फिर जाकर बेक सारा गुस्सा दानो के ऊपर उतार देता है और उसकी हार्ट रेट वॉच को भी तोड़ देता है। दानो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती, तभी अचानक से बारिश होने लगती है, क्योंकि शायद वो अपने स्टेज पीरियड में थी। और जहाँ पर फाइनली हारू आकर बेक को पंच करके दानो को वहाँ से ले जाने लगता है। बेक उससे पूछता भी है कि वो कौन है, जहाँ उसी टाइम पर हारू फ्लैशबैक याद करता है कि जब यहाँ पर वो उस स्कूल में आया था ना और इधर उधर घूम रहा था, उसका कोई भी नाम नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक कट था। ब्लैक होल भी ना उसे उस दिन दिखाई दिया था, जिसे बस वो और दानो ही देख सकते थे। और वो दानो के पास जाकर उसका नाम लेता है। जैसे दानो पीछे देखती है तो उसे यहाँ कोई नहीं दिखता और यहाँ वो कंफ्यूज भी हो जाता है कि उसे खुद का नाम आखिर कैसे नहीं याद रहा, लेकिन वही दानो का नाम तो उसे याद था। वेल तो सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बेक वहाँ से जा रहा होता है तो ली उसे देखकर कहता है कि ये सब कुछ कितना अजीब है ना, सिर्फ तुम्हारे ही कपड़े भीगे हुए हैं, लेकिन जब सीन चेंज होगा तो तुम्हारे कपड़े भी सूख जाएंगे। ये सारी बातें ना बेक को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर ये लड़का कह क्या रहा है। नेक्स्ट डे फिर बेक दानो के पास में नई वॉच लेकर आता है, उसे माफी मांगता है, लेकिन दानो उसे मना करते हुए सब कुछ खत्म कर देती है, यानी कि ब्रेकअप करने की कोशिश करती है और अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ देती है। साथ ही प्रॉमिस भी करती है कि उसके फादर को बिजनेस में उनकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सब कुछ वो स्टेज पीरियड में कह रही होती है। दोस्तों ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि राइटर ने इस बार उसका साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ ली को भी नॉवेल से पता लगता है कि दानो के पास ना बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इसके लिए वो जिम से सॉल्यूशन पूछता है, लेकिन वो उसका सिर्फ एक ही जवाब देता है कि राइटर की स्टोरी कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और इसलिए ली फिर दानो के पास आकर रोने लग जाता है। तब दानो से प्रॉमिस करती है कि वो अपनी स्टोरी ना चेंज करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए से कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। वेल तो फिर उसके बाद हारू दानो से मिलता है, जहाँ पर वो उसके लिए कैंटीन से सैंडविच लेकर आती है। दानो उसके फेस पर चीज देखकर उसे अपने हाथ से हटा रही होती है, जिससे कि हारू को कुछ फील होता है। उसी टाइम पर ली वहाँ पर आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि हारू को भी सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि उसे भी काफी चीजें याद थी। वेल तो उसके बाद जब जिम के पास में वो होते हैं, जहाँ हारू स्टेज मॉडल पर एक कैरेक्टर को जैसे ही टच करता है ना, उसके हाथ में जोर से पेन होने लग जाता है, जहाँ पर जिम उसे बताता है कि जो उसका नहीं है ना, उसे वो टच नहीं करना चाहिए। वेल तो उसके जाने के बाद हम जिम को एक नई बुक पढ़ते हुए देखते हैं। दोस्तों जिम फिर लाइब्रेरी जाकर वो बुक ढूंढता है, जो कि उसे वहाँ नहीं मिलती। वो रास्ते में हारू से मिलकर उसे वह बताता है कि उसका स्टोरी में बस इतना ही काम है कि वो दानो को स्टोरी चेंज करने से रोके, और अगर वो स्टोरी चेंज करने की कोशिश करेगी तो उसके हाथ में और भी ज्यादा दर्द होगा, जिससे कि उसका जख्म और ज्यादा हरा हो सकता है। नेक्स्ट डे फिर सभी को न्यूज मिलती है कि नामजून अपने बर्थडे पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी देने वाला है। ये सुनते ही दानो को विजन आने लग जाता है कि पार्टी में नामजून
हाँ, जूडा को फाइनली ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाला है। दानो को ली की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि स्टोरी में और स्टोरी के बाहर वो जूडा को काफी ज्यादा लाइक जो करता है। वेल तो फिर इसीलिए दानो ली और हारू के साथ में मिलकर विजन चेंज करने का प्लान बना दिया, लेकिन हारू उसे मना करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि जिम ने उसे मना किया था कि वो दानो की हेल्प ना करे। दानो फिर क्लास में जाकर हारू को मनाने लगती है जैसे तैसे करके, तभी बेक आकर उसे अपने साथ में यहाँ से ले जाता है, लेकिन हारू उसे रोक लेता है और मना करता है, बोलता है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। साथ ही उसे बोलता है कि वो उसके साथ में पार्टी में जरूर जाएगा। ये सब कुछ सुनते दानो तो खुश हो जाती है, लेकिन बेक को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। सब पार्टी का सीन आता है जहाँ पर वो तीनों ही अपने प्लान को लेकर रेडी थे। तभी पेज टर्न होने की आवाज आती है और स्टेज पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर दानो बेक के साथ में ना पार्टी में एंट्री करती है और हारू को गेट पर ही रोक लिया जाता है क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड जो नहीं था, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके वेटर का गेटअप लेकर पार्टी में घुस जाता है। और वहीं सभी कुछ राइटर के हिसाब से चल रहा था। नामजून जूडा को एक्सपेंसिव हील्स गिफ्ट करता है। उसके बाद वो अपने रूम में आता है जहाँ पर बेक हारू को उसके रूम में देखकर पूछता है कि वो आखिर यहाँ कैसे आया, लेकिन तभी हारू ना नामजू की ड्रेस पर वाइन गिराकर ली को जूडा के पास में जाने के लिए कहता है। ली भी जूडा को ना फटाक से लेकर वहाँ से बाहर लाकर अपना लव कन्फेस करता है और वहीं जो कुछ भी जूडा और नामजून के साथ में स्टेज पीरियड पर होने वाला था वो सब कुछ दानो और बेक के साथ में हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी जो थोड़ी चेंज हो गई थी। यहाँ बेक सभी के सामने दानो को अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड अनाउंस कर देता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन राइटर की वजह से स्माइल करने लग जाती है जैसा कि उसने लिखा था। हारू के हाथ में जो कट था ना उसमें बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने डेस्टिनी जो चेंज की थी। जैसे ही स्टेज पीरियड खत्म होता है फटाक से वो हारू के पास चली जाती है और वहीं जूडा भी ली को कहती है कि वो उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती है कि तभी स्टेज पीरियड स्टार्ट होता है और नामजून उन दोनों को साथ में देखकर बोलकर चला जाता है कि अब पार्टी खत्म हो गई है क्योंकि वो थोड़ा जेलस जो फील कर रहा था। जूडा भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन जैसा राइटर ने लिखा था वो गिर जाती है। ली उसके पास आता है लेकिन उसकी तरफ वो देखती भी नहीं है और वहीं हारू अपने हाथ को देखते हुए जिम की बात को याद करता है और उसे डर लगने लग जाता है कि तभी दानो उसके पास पहुंच जाती है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि उन्होंने फाइनली एक स्टोरी में थोड़ा बहुत तो चेंज कर दिया है। लेकिन यहाँ उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हारू के साथ में आखिर क्या हो रहा है, उसे कितना पेन हो रहा है हाथ में। वेल तो फिर पार्टी के बाद हारू जिम को जाकर मिलता है, बताता है कि उसने जो कुछ भी किया है ना वो दानो की वजह से ही किया है क्योंकि मुझे लगता है कि उसका और मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। दानो के नोटिस करने के बाद से ही लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू किया है। और यहाँ पर जिम भी बोल देता है कि जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि दानो तो बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और अगर वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो राइटर उन्हें हटा देगा और उसमें सबसे पहला नंबर तुम्हारा होगा। नेक्स्ट डे फिर हारू बेक की कुछ फैन गर्ल्स को दानो को परेशान करते हुए देखकर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बेक आकर दानो को अपने साथ में ले जा रहा होता है कि तभी हारू याद करता है कि बेक ने उससे कहा था कि दानो की फीलिंग्स के साथ में वो सिर्फ खेल रहा है, वो उसे प्यार व्यार नहीं करता। और इसलिए हारू फिर जैसे ही फिर वो उसे एक जगह पर लेकर आता है दानो को अचानक से हार्ट पेन होने लग जाता है और वो उससे दूर हो जाती है। फिर दानो हारू और अपनी फोटो देखते हुए कुछ सोच रही होती है कि तभी हारू उससे आकर वो फोटो लेते हुए कहता है कि वो अब उसकी स्टोरी चेंज करने में पूरी हेल्प करेगा। तो फिर उसके बाद हारू जिम को आकर कहकर जाने लग जाता है कि वो अब दानो की पूरी हेल्प करने वाला है और साथ ही वो अपनी एक्सिस्टेंस का भी पता लगाएगा कि आखिर उसका अस्तित्व क्या है। कि तभी जिम अपने सामने ना रखी हुई कॉमिक को देखता है जिसमें कि हारू एक मेन कैरेक्टर था और कह रहा था कि वो खुद की एक्सिस्टेंस ढूंढ कर ही रहेगा। यानी कि दोस्तों कुछ तो था जो कि जिम इन सबसे छुपा रहा था। नेक्स्ट डे ही फिर रेथी ग्रुप के बीच में जूडा को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या फिर नामजून ली को ही ए3 ग्रुप से निकाल देता है और हारू को उसका मेंबर बनने के लिए कहता है। कि तभी जूडा उसे बीच में रोककर बाहर लेकर जाते हुए नामजू को समझाती है कि उसकी और ली के बीच में कुछ भी नहीं है और इसीलिए वो अपनी फ्रेंडशिप ली से खत्म ना करे,
लेकिन नामजुन तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे जेलसी जो हो रही थी ली से। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि हारू अब स्टोरी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनता जा रहा था और उसके पेज पर उसका नाम भी दिखने लग गया था और बहुत सारे लोग भी ना उसे नोटिस करने लग गए थे। ये सब कुछ देखकर दानो तो काफी खुश हो जाती है कि तभी दानो को विजन दिखता है कि बेक उसे डेट के लिए पूछने वाला है, जिसमें कि वो हाँ में जवाब देगी। ये सब कुछ हारू और ली को फटाक से बता देती है। उसके बाद दानो जाकर जिम से मिलती है, उसे बताती है कि हारू का नाम उसके बैच पर अब दिख रहा है। इसे जिम तो काफी शौक होकर नॉवल में देखता है जहाँ पर कोई भी कैरेक्टर ना चेंज नहीं हुआ था। उसके बाद स्टेज पीरियड स्टार्ट होता है और बेक उससे फाइनली डेट के लिए पूछता है। दानो भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि राइटर ने तो यही लिखा था, लेकिन स्टेज पीरियड खत्म होते ही वो बेक को शाम को मिलने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है कि वो तो बस ये सब कुछ राइटर की वजह से ही कर रही है। रात को बेक अपने फादर से कहता है कि वो शायद दानो से शादी नहीं करेगा। ये सुनते ही वो तो उसे गुस्से में कार से बाहर निकाल देते हैं और बेक दानो को कॉल करके कह देता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि स्टेज पीरियड में होने की वजह से दानो काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि ऐसा राइटर ने लिखा था। लेकिन पीरियड खत्म होते ही वो नॉर्मल हो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और अपनी मूवी ना हारून के साथ में एंजॉय करती है, हारून से कंपनी देने के लिए जो वहाँ पहुंच गया था। और वहीं बेक अपने स्टेज पीरियड से निकलकर दानो के पास में आता है और उसे हारू के साथ में देखकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि वो तो उसकी फियांसे है और उसने उसका वेट क्यों नहीं किया। कि तभी हारू उसे बोलकर दानो को वहां से ले जाता है कि वो होगा उसका फियांसे, लेकिन वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। नेक्स्ट डे दानो अपने स्टेज पीरियड में स्विमिंग पूल के पास में होती है जहाँ वो बेक से कह रही होती है कि वो उसे देखने के लिए आई हैं। कुछ देर में ही ली और नामजुन के बीच में स्विमिंग मैच शुरू होने वाला था, लेकिन फिर अचानक से सायरन बजने की वजह से सभी बच्चे भागने लगते हैं और यहाँ पर दानो नोटिस करती है कि हारू का नाम ना बेड से हट रहा है। कि तभी वो गलती से पानी में गिर जाती है और अब दानो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पे उसके पास में बैठा हुआ था। वो सीधा हॉस्पिटल से निकलकर स्कूल पहुंच जाती है जहाँ उसे मालूम चलता है कि हारू की तो एग्जिस्टेंस स्टोरी से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जहाँ उसे जिम की बात याद आती है, इसलिए वो हारू के बारे में जानने के लिए सीधा लाइब्रेरी जाकर वो बुक ढूंढती है, यानी वही सीक्रेट बुक जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि वो बेक के हाथ में थी। और यहाँ पता लगता है कि बेक भी अब सेल्फ अवेयर हो चुका है, जो कि इस नॉवल को दानो के सामने फेंक देता है। दानो वो बुक लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दानो जिम से कहती है कि वो अब इस स्टोरी में कुछ भी चेंज नहीं करेगी। वो बहुत ज्यादा सैड थी हारू के जाने से। नेक्स्ट डे फिर ली को काफी खुशी हो रही होती है जब उसे पता लगता है कि बेक भी अब सेल्फ अवेयर हो गया है। बेक अब दानो को हारू के लिए बहुत ज्यादा अपसेट देखता है, तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो भी अब उसके लिए वही सब कुछ करने की कोशिश करेगा जो हारू उसके लिए किया करता था। वो उसकी केयर भी करेगा, लेकिन दानो तो मना कर देती है कि नहीं, वो बस हारू ही कर सकता था। साथ ही बोलते कि वो तो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, राइटर जब चाहे उसे स्टोरी से हटा सकता है। और वहीं नामजुन की माँ बहुत सारा महंगा सामान छुड़ा के घर पर लेकर आती है, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी ज्यादा गरीब है, जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और इसलिए वो अपनी हील्स ले जाकर नामजुन को वापस कर देती है और इसे दूर रहने के लिए बोल देती है। स्पोर्ट्स डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिम और ली दोनों ही बुक में एक चीज को पढ़कर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वेल तो वो क्या है ये तो खैर हमें आगे पता चल ही जाएगा। और वहीं गेम के बीच में स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है जहाँ बेक और दानो फुट रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। दानो का शूज निकल जाने की वजह से वो गिर जाती है और बेक उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है कि उसी टाइम पर एक लड़का दानो को आकर उसका शूज देता है। दानो देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि हारू है, जो कि वापस आ चुका था। उसे देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ उसे पता लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, यानी कि हारू सब कुछ भूल चुका था, उसकी मेमोरी अब उसके पास नहीं थी। फटाक से ली उसके पास आकर नॉवल दिखाते हुए कहता है कि राइटर ने हारू को एक नए साइड कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया है। और इससे पहले कि वो कुछ और कहता कि तभी पेश टर्न होने की आवाज आती है। हारू और बेक आमने सामने होते हैं जहाँ हारू उसे भी नहीं पहचान पाता है। बेक को लग रहा था कि शायद वो नाटक कर रहा है और इसलिए वो उससे बहुत सारे सवाल करता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसे सच में कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही पेश टर्न होगा वो तो वैसे भी सब कुछ भूल ही जाएगा। बल तो उसके पास जिम हारू को गार्डन में बैठा हुआ देखता है और उससे आकर उसके कट के बारे में पूछता है, लेकिन अब उसके हाथ में ना कोई भी कट का निशान नहीं था,
जिम को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से कैसे हुआ। रात को फिर हारू पेज टर्न होते ही लाइब्रेरी में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने दानों की बहुत सारी फोटोज ली थी और वहाँ उसे एक ब्लैक होल में कुछ लोग उसके जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट ली बेक से कहता है कि वो दानों को चीट कर रहा है, जहाँ बेक भी बोल देता है कि राइटर ऐसा ही चाहता है और उसने यही स्टोरी लिखी है। और वहीं जिम हारू को कुछ लड़कियों के बीच में देख कर कह रहा होता है कि कैरेक्टर में बने रहना ना सेल्फ अवेयर होने से भी ज्यादा अच्छा है। कि तभी पेज टर्न होते ही वो रास्ते में नामजून की माँ से टकरा जाता है, जहाँ वो बिना गुस्सा किए वहाँ से चली जाती है। और ऐसा क्यों हुआ ये तो खैर हमें बाद में पता चलेगा। वेल तो वही क्लास में लड़कियों को जूडा को परेशान करते हुए हम देखते हैं। नामजून आकर सबके सामने कह देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और ये सुनकर ली और दानो भी समझ जाते हैं कि वो स्टोरी को चेंज नहीं कर पाए हैं और ठान लेते हैं कि वो आगे भी अब कुछ नहीं करेंगे। वेल तो वही जिम जाते हुए हारू से टकरा जाता है, जहाँ हारू सामान में रेड फ्लावर नाम की एक बुक को नोटिस करता है। उसे खोलने से पहले ही जिम उससे वो छीन लेता है। उसके बाद हारू लाइब्रेरी आता है जहाँ दानो पहले से ही मौजूद। हारू बेंच पर सर रख कर सो जाता है, जहां उसे अपने सपने में ना एक सीन दिखाई देता है जिसमें कि दानो अचानक से हारू के ऊपर गिर जाती है। लेकिन दोस्तों वो टाइम ना जोशन एरा का होता है और आँख खुलते ही हारू वो बुक ढूंढने लग जाता है कि तभी दानो अचानक से सेम टू सेम उसी सीन की तरह हारू के ऊपर गिरती है, जहां वो उसे पकड़ तो लेता है और पेज टर्न होने की आवाज आती है। दानो अचानक से हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर उसे सही टाइम पर मेडिसिन लेने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन उसकी मना करने पर उसके डैड उसे डांटने लगते हैं। यहाँ दानो उनसे बोल देती है कि अगर वो उसकी शादी जल्दी करा देंगे तो वो मेडिसिन टाइम से ले लेगी। यानी कि दोस्तों ये सब कुछ ना स्टेज पीरियड में हो रहा था राइटर के अकॉर्डिंग। जैसे स्टेज पीरियड खत्म होता है वो अजीब सी रिएक्ट करने लग जाती हैं कि वो तो ऐसे कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन भाई उसके डैड तो समझते नहीं है, उसे हक कर लेते हैं कि फाइनली वो शादी के लिए रेडी हो गई है। नेक्स्ट सीन में हारू फिर से एक सीन देखता है जिसमें उसने मार्केट में दानो को एक रेड फ्लावर की चेन देखते हुए देखा था। हारू भी उसे की चेन को देखने लगता है, जहां शॉप ओनर उसे बताता है कि की चेन का मतलब है कि अगर ये दुनिया भले ही अलग अलग क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी ना मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जो कि बहुत ही गहरा मतलब है। और ऐसा क्यों है ये दोस्तों आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। कि तभी बेक की आवाज सुनकर हारू ख्यालों से बाहर आ जाता है और बेक के बैग पर वो रेड फ्लावर देखकर उसके बारे में पूछता है। वो भी बता देता है कि ये उसे दानो ने दिया था। हारू भी फिर बोल देता है कि ये उसे अपने सपनों में दिखाई देता है। वेल तो बेक को टेंशन होने लग जाती है क्योंकि ये फ्लावर हारू की स्केच बुक में भी था। और वहीं जूडा के कहने पर नामजून ली से फिर से दोस्ती कर लेता है। रात के टाइम पर बेक दानो को काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है, लेकिन दानो हारू को वहाँ पर देखकर वहाँ से जाने लग जाती है। कि तभी पेश होने की आवाज आती है। हारू के साथ में सीधा स्पॉट शॉप में पहुंच जाती है, बेक के लिए गिफ्ट खरीद रही होती है। ये देखकर दानो को काफी बुरा लग रहा होता है कि अब राइटर बार बार उसे हारू के साथ में लेकर आ रहा है, जबकि वो तो उससे दूर जाना चाहती है। जैसे दोनों वापस जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ दानो उसे बताती है कि वो बेक से प्यार नहीं करती है, लेकिन राइटर की वजह से उसे ऐसा करना पड़ रहा है। जैसे हारू उसे ये चेंज करने के लिए कहता है तो दानो मना करके वहाँ से चली जाती है। वो फिर से हारू को खोना नहीं चाहती थी इसलिए। फिर तो वहीं दूसरी तरफ नामजो की माँ जूडा को एक नोट भेजकर उसे स्कॉलरशिप रोकने की धमकी देती है कि अगर वो नामजो से दूर नहीं हुई तो वो उसकी स्कॉलरशिप रोक देगी। नेक्स्ट डे बैक नॉवल ढूंढते हुए लाइब्रेरी में रेड फ्लावर बुक को ढूंढ ही लेता है, जिसमें वो दानो जैसे कैरेक्टर को देखता है और पढ़ता है, वो जो कि बोल रही थी कि वो उससे कल ही शादी करना चाहती है। वेल तो उसी टाइम पर जिम फटाक से पहुंचकर वो बुक उसे छीन लेता है। और वहीं कुछ लड़के जब दानो को परेशान कर रहे होते हैं, हारू भी वहाँ पहुंचकर उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन दानो वहाँ से बोलकर जाने लगती है कि वो हारू जैसे एक्ट ना करे। हारू भी फिर उसके पीछे पीछे जाकर उससे पूछता है कि वो आखिर हर बार ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि वो तो हमेशा उसके बारे में सोचता है। जहाँ पर फाइनली दानो समझ जाती हैं कि शैडो पीरियड की बातें ना उसे याद है, यानी कि हारू फिर से सेल्फ अवेयर हो चुका है, बस उसके पास वो यादें नहीं है जो कि उसने दानो के साथ में स्पेंड की थी। रात में बैक फैमिली डिनर पर लेट होने की वजह से दानो को फ्लावर देता है, जहां दानो उससे वही सेम लाइन बोलती है कि वो उससे कल शादी करना चाहती है। और दोस्तों ये स्टेज पीरियड होता है, यानी कि राइटर ने यही लिखा था। और वहीं जिम भी रेड फ्लावर बुक को चला देता है क्योंकि भाई वो उसे किसी को पढ़ने नहीं दे सकता था।
कुछ तो था जो कि जिम सबसे छुपा रहा था। और वहीं बेक वही लाइन सुनकर दानो से पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा चाहती है। वो भी फिर बोलकर जाने लगती है कि होगा तो वही ना जो राइटर चाहता है। वेल तो बाहर आकर दानो बीच सड़क पे खड़ी होकर कहती है कि उसका फ्यूचर आखिरकार कैसा होने वाला है, क्या वो सच में मेन कैरेक्टर बन पाएगी या फिर एक साइड कैरेक्टर बनकर ही रह जाएगी। कि तभी हारू भी यहाँ पर पीछे से आकर बोलता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो वो तो बस नंबर 13 ही रह जाएगा। जहाँ पर दोस्तों हम देख पाते हैं हारू के हाथ में वही कट आ गया है और यहाँ पता लगता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका था। यहाँ हारू से हक करते हुए कहता है कि अब उसे छोड़कर ना कभी भी नहीं जाएगा। फ्लैशबैक से ये मालूम चलता है कि हारू ने उसे ब्लैक होल में जब हाथ डाला था तो उसकी सारी मेमोरी वापस आ गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसे हाथ में वही कट लग गया था, यही वही चोट मिल गई थी। वेल तो नेक्स्ट डे जब ली को हारू के बारे में पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पर उसे ये भी समझ में आ जाता है कि हारू को ना पहले सब इसलिए याद नहीं था क्योंकि अब वो मेन कैरेक्टर जो बन गया है और उसके पास बोलने के लिए काफी सारी लाइन्स भी थी, जिससे कि शायद सब कुछ इसलिए याद आ गया क्योंकि उसे दानो से प्यार है, वो दानो को पसंद करता है, इसलिए उसे दानो हमेशा से ही याद थी। ये सब कुछ सुनकर तो हारू और दानो दोनों ही शाय फील करने लग जाते हैं। रात में फिर दानो अपने स्टेज पीरियड में जूडा के कैफे में होती है, जहाँ पर नामजू ली को रीयूनियन पार्टी देता है। स्टेज पीरियड के खत्म होते ही दानो और उसके पीछे पीछे बैक भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ये फिर ली नामजू से कह रहा होता है कि वो जूडा से ना गिव अप कर रहा है। ये सुनते ही जूडा को भी थोड़ा सैड फील होता है क्योंकि शायद वो भी उसे लाइक करती थी। वेल तो फिर नेक्स्ट डे बैक लाइब्रेरी में वही बुक ढूंढ रहा होता है, जहाँ हारू भी उसे ढूंढने के लिए आता है। बैक उससे कहता है कि उसे ना बुक की बजाय मेमोरीज ढूंढ लेनी चाहिए, तो हारू उसे बोलकर चला जाता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। फिर तो उसके बाद हारू दानो के साथ में स्कूल स्किप करके एक शॉप में आता है, जहाँ पर उन्हें कुछ बहुत पुरानी चीजें मिलती हैं, जैसे कि हारू की स्केच बुक और वो ट्रेजर बॉक्स, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर राइटर स्टोरी की सारी चीजें रखता है और इसलिए ये दोनों वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वापस आने के बाद जैसे ही वो दोनों अपने फेस धो रहे होते हैं, उसी टाइम पर हारू को फिर से जोसेन का सीन दिखाई देता है, जिसमें कि दानो उसके ऊपर ऐसे पानी फेंक रही होती है और ऐसा ना रियल में भी होता है। हारू भी फिर सेम एक्ट करता है। दानो के कपड़े भीग जाते हैं और इससे हारू को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे अपनी शर्ट दे देता है, जहाँ दानो उसे थैंक्स बोलती है। जैसे ही स्टेज पीरियड स्टार्ट होता है ना, यहाँ पर सिम अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ में मिलकर नामजून की सारी डेकोरेशन खराब कर देती है, क्योंकि वो जूडा को प्रपोज जो करने वाला था और वो लोग जूडा को एक डार्क रूम में लॉक कर देती है। जूडा बहुत ज्यादा रो रही होती है और स्टेज पीरियड खत्म होते ही जूडा चिल्लाने लग जाती है। नामजून यहाँ पर ली से कह रहा होता है कि वो जूडा को ना फिर कभी प्रपोज करेगा, क्योंकि सारी डेकोरेशन खराब जो हो गई थी। और ये ना दोस्तों शैडो पीरियड था, जहाँ ली उसे जूडा को ढूंढने के लिए कहता है और दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ ली जूडा को पहले ढूंढ लेता है। जैसे ही वो फिर उसे वहीं रहने के लिए बोलता है, अचानक से स्टेज पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ नामजून जूडा को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वहीं जिम को हारू से मिलकर मालूम चलता है कि उसे जोसेन के फ्लैशबैक्स आते हैं और भाई इसीलिए जिम उसे बोलकर जा रहा होता है कि इसीलिए उसे स्टोरी से छेड़छाड़ करने से उसने मना किया था, क्योंकि भाई उसका कोई भी जवाब यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वेल तो फिर लाइब्रेरी में आकर वो सोचने लग जाता है कि स्टोरी में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि पहले ही हुआ था, यानी कि जोसेन ही फ्लावर बुक में हुआ था, यानी फिर से सब कुछ दोहराया जाएगा और ये सही नहीं है। वेल तो वही बैक हारू पर बिना वजह ही चिल्लाते हुए उसे साइड कैरेक्टर बोल देता है, जिसे सुनकर हारू से गुस्से में कह देता है कि वो जो कुछ भी हो लेकिन दानो को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और उसकी हेल्प हमेशा ही करता रहेगा। और यहाँ हम देख पाते हैं सेम टू सेम ऐसे ही फाइट ना फ्लावर बुक में भी दोनों के बीच में हुई थी। बैक फिर बाद में जाकर गुस्से में एक कंटेनर को जोर से किक मारता है, जिसमें उसे रेड फ्लावर के बुक के जले हुए टुकड़े मिलते हैं, जो कि जिम ने जलाए थे, उन्हें अपने पास में रख लेता है। क्लास में फिर बैक दानो और हारू को एक दूसरे को देखते हुए नोटिस कर लेता है, जहाँ उसे याद आता है कि जब ने उसे बताया था कि रोमांटिक मोमेंट बस मेन कैरेक्टर को ही मिलते हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। कि जैसे ही फिर वो जले हुए पेजेस को देखता है जिसमें दानो हारू और वो मेन कैरेक्टर ही लग रहे थे, और वो इन सब का मतलब जानने के लिए जिन के पास पहुंच जाता है। जिन फिर उसे सिर्फ इतना ही बताता है कि दोनों बुक के बीच में ना कोई भी कनेक्शन नहीं है। साथ ही बोलता है कि रेड फ्लावर बुक तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। बैक के पूछने पर जिम ने फिर वो बुक क्यों छुपाई,
लेकिन जिम के पास न इसका कोई भी जवाब नहीं होता। वेल तो वहीं दूसरी तरफ जिम दानो को हारू के बारे में सोचते हुए काफी अजीब रिएक्ट करते हुए देखकर राइटर से बोल रहा होता है कि उसे थोड़ा और क्रिएटिव होना चाहिए था। जहाँ तभी दानो से पूछती है कि क्या साइड कैरेक्टर किसी को भी पसंद नहीं कर सकते हैं, तो वो बोल देता है कि नहीं, जिसे वो चाहे ना वो लोग पसंद कर सकते हैं। वेल तो तभी दानो उसके पार्टनर के बारे में पूछते हैं, जहाँ जिम बोल देता है कि नहीं, राइटर ने उसे इस स्टोरी में सिंगल ही रखा है। लेकिन भाई दानो को ना उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई जिम तो हमेशा से ही कुछ न कुछ छुपाते आ रहा है कि तभी पेज टर्न होने की आवाज आती है। दानो हारू और बेक के पास में पहुंच जाती है, जहाँ बेक दानो को काफी भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि ये स्टेज पीरियड जो था, जैसे स्टेज पीरियड खत्म होता है वो आकर उसे माफी भी मांगता है और यहाँ हारू उसे दानो से दूर रहने के लिए बोलता है, जहाँ दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ बेक को दानो से ये पता लगता है कि हारू सीन चेंज कर सकता है, तो इसके बारे में वो जिम से पूछता है। जिम से पूछने पर उसे पता लगता है कि साइड कैरेक्टर कुछ भी कर सकते हैं और बेक से कहता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई है। वेल तो ये माजरा क्या है ना, ये तो हमें आगे की वीडियो में पता लगेगा। नेक्स्ट सीन में दानो की वॉच में उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए देखकर हारू समझ आता है कि स्टेज शुरू होने वाला है, जिसमें दानो बेहोश हो जाएगी और राइटर के अकॉर्डिंग बेक यहाँ पर आकर उसे नर्स रूम में लेकर जाएगा और इसलिए वो दानो की वॉच निकालकर सिम को पहना देता है और स्टेज पीरियड स्टार्ट होते ही बेक सिम को बेहोश देखता है और वहीं हारू भी मौका पाते ही दानो को ना नर्स रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर बेक भी समझ आता है कि उसने सीन में चेंजेस किए हैं। वहीं दूसरी तरफ नामजू भी फिर से जूडा को प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी उसकी माँ आकर जूडा के बारे में भला बुरा कहने लग जाती है और कुछ देर बाद जूडा भी वहाँ पर आकर नामजू का वेट करने लगती है। लेकिन स्टेज सीन खत्म होने पर ली वहाँ पर आकर उसे पूछता है कि वो उसका वेट क्यों कर रही है। जूडा तो सैड होकर रोने लग जाती है कि यहाँ सभी लोग उसे गरीब समझकर बहुत ज्यादा बुली करते हैं, लेकिन नामजुन ने कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं किया था और इसलिए वो उसके साथ में है। नेक्स्ट डे फिर जूडा सेम उसी जगह पर फिर से आकर नामजुन से कल के लिए माफी मांग रही होती है, क्योंकि ऐसा राइटर ने शायद लिखा था। यहाँ पर दानो भी अपने स्टेज सीन में डॉक्टर से पता कर लेती है कि उसे जल्द ही बॉडी चेकअप के लिए यहाँ एडमिट होना पड़ेगा। दानो को लग रहा होता है कि उसकी अब सर्जरी होने वाली है, इसलिए वो नेक्स्ट डे जाकर हारू को मिलकर एक पेड़ के बारे में बताते हुए कहती है कि 10 अक्टूबर को ये पेड़ 300 साल का हो जाएगा और इसलिए हम यहाँ पर जरूर आकर मिलेंगे। और वादे के मुताबिक ना हारू फिर उसी दिन वहाँ पर आकर उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन उस दिन दानो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और ऐसे ही वेट करते करते ना एक हफ्ता बीत जाता है। जैसे हारू को ली से दानो के बारे में मालूम चलता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, फटाफट से भागकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन राइटर उसे बार बार रोक रहा होता है। बहुत मुश्किलों के बाद फिर एक सीन में फाइनली यहाँ पर दोनों उस जगह पर पेड़ के पास पहुंच ही जाते हैं और ऐसे सीन चेंज होते रहते हैं और अब फाइनली 31 अक्टूबर आ गया होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों बाद देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर फाइनली कन्फेस करते हैं हक करते हुए कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ उनकी स्वीट सी किस भी होती है। दोस्तों जिम भी उन्हें ना ऐसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, कुछ तो था जो कि उसके दिमाग में चल रहा था। नेक्स्ट डे फिर बेक जिम से कहकर जाने लग जाता है कि हारू आजकल ज्यादा ही उसके और दानो के बीच में आ रहा है, इसलिए वो सब कुछ पता करके रहेगा जो कि जिम उससे छुपा रहा है। और जिम भी अब जोशन एरा वाली बुक यानी कि फ्लावर बुक की स्टोरी को याद कर रहा होता है। उस बुक में बेक और जिम स्टेप ब्रदर थे। दोस्तों हारू उसका बेस्ट फ्रेंड था और दानो के फादर मंत्री और नामजुन की माँ जिम की माँ थी, और इसलिए आपको याद होगा कि उस दिन जिम से टकराने के बाद भी नामजुन की माँ कितने प्यार से बिहेव कर रही थी। वेल तो अब जिम जल्द ही यहाँ किंग बनने वाला था, लेकिन ये बात बेक को बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो उसका स्टेप ब्रदर था और इसलिए वो जिम को जाकर बहुत ज्यादा भली बुरी बातें कहने लग जाता है, जिसकी वजह से जिम काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसी टाइम पर उसकी माँ आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वो बेक से हार नहीं सकता है और जिम का हाथ कांपने लग जाता है। यानी वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, यहाँ पे भी जिम का हाथ कांप रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हारू और दानो नोटिस करते हैं कि उनकी स्टोरी में ना स्टार तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और इसलिए वो प्रॉमिस करते हैं कि स्टोरी चेंज करके वो स्टार्स जरूर देखेंगे। और फिर हारू जिम को अपने फ्लैशबैक के बारे में बता रहा होता है कि दूसरी बुक में उसने बेक के लिए यहाँ किसी को मार दिया था, तो और उसने ना उसी के कहने पर दानो की सारी खबर बेक को दी थी।
जिससे कि बेक दानो को इम्प्रेस कर सके। और यहाँ उसकी बात सुनकर जिन उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि फ्लावर बुक और पास्ट में बहुत कुछ बुरा हो चुका था और इसलिए वो स्टोरी चेंज नहीं करनी चाहिए, उसे दानो को रोकना ही होगा। नेक्स्ट फिर हारू दानो को क्लास में नकली स्टार्स बना के सनलाइट से उसे स्टार दिखाकर सरप्राइज दे रहा होता है। ये देखकर तो वो काफी खुश हो जाती है और जहाँ बेक ने उन्हें बाहर से देख लिया होता है, जिम से जाकर कहने लग जाता है कि हारू आखिर है कौन और वो भी तो स्टोरी चेंज कर सकता है ना। तो जिम उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में कहकर चला जाता है कि सारी की सारी गलती उसकी ही थी। फिर तो नेक्स्ट सीन में दानो को बेक की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि स्टोरी में आगे वो अपनी सगाई तोड़ देगी। फटाक से वो जाकर हारू से रेड फ्लावर बुक की स्टोरी पूछती है, जहाँ हारू उसे वही रेड फ्लावर की चेन और सीक्रेट बुक के कवर को दिखाते हुए बताता है कि ये उसके सपने में आते हैं। जॉश और नैरा फ्लैशबैक से दोस्तों मालूम चलता है कि उस स्टोरी में भी दानो और हारू अपने सेल्फ अवेयर होने की बात कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे भी वो सेल्फ अवेयर हो गए थे। जहाँ दानो वहाँ पर भी ना बेक से शादी नहीं करना चाहती थी और हारू उसे बताता है कि वो रेड फ्लावर उसे दानो को याद करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जूडा के बारे में जानते हैं कि वो भी अब सेल्फ अवेयर हो चुकी है और इसलिए जब ली उसे कहता है कि वो नामजून और उसे सपोर्ट करेगा तो वो साफ साफ इनकार कर देती है। और यहाँ पर दानो को भी स्टेज सीन में पता लग गया था कि जल्द ही इसकी सर्जरी होने वाली है, इसलिए वो बेक से सगाई तोड़ देती है, जैसा कि बेक ने सच में कहा था। और स्टेज सीन खत्म होने के बाद बेक से पूछती है कि इन सब चीजों के बारे में उसे पहले कैसे मालूम चला, जहाँ वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, उससे छुपा रहा होता है। नेक्स्ट डे फिर नामजून स्टेज पीरियड में कुछ रिपोर्टर्स के साथ में वापस से जूडा के पास में आकर सभी को कह रहा होता है कि वो उसके नए प्रोजेक्ट की ना इंस्पिरेशन है, जबकि दोस्तों असल में तो नामजून की माँ ने उसे बिजनेस के लिए फ्रांस भेज दिया था। लेकिन जब उसे ये पता लगा कि उसकी माँ की वजह से ही जूडा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वह वापस आ गया है। लेकिन स्टेज पीरियड खत्म होते ही जूडा ली के पीछे जाकर छुप जाती है। और फिर उसके बाद आर्ट क्लास में टीचर्स सभी को अपने पार्टनर के साथ में क्ले आर्ट करने के लिए बोल रही होती हैं, जहाँ पर दानो स्टेज पीरियड के बाद हारू के पास में चली जाती है। लेकिन हारू उसके ज़्यादा क्लोज आने के कारण उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, इसलिए टीचर फिर उसे रेस्ट करने के लिए कहकर हारू और बेक को ही पार्टनर बना देती हैं। दोनों यहाँ पे जैसे तैसे लड़ते झगड़ते फाइनली अपना टास्क पूरा कर ही लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दानो यह अपने विजन में ना बेक को उसे प्रपोज करते हुए देखकर उसे चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन बेक उसे मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती और वह सारी बात जाकर हारू और ली को भी बता देती है। अब स्टेज पीरियड शुरू होता है, जहाँ हारू अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टेज की लाइट बंद कर देता है, जिससे कि उसके हाथ के कट में ना ब्लड आने लग जाता है, बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, क्योंकि वो डेस्टिनी को जो चेंज कर रहा था। यहाँ उसे फ्लैशबैक में भी दिखता है कि उसका हाथ एक तलवार पर था और दानो खून में सनी हुई नीचे पड़ी हुई थी। और वहीं अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर कोई और लड़का किसी और को प्रपोज कर देता है। ये देखकर जिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी जिम यहाँ एक लड़की को देखकर शॉक हो जाता है, जो कि दूसरी बुक में यानी फ्लावर बुक में उसकी लवर थी दोस्तों, यानी कि वो यहाँ पर भी थी। और सीन चेंज होने की वजह से दानो को ना चेस्ट में बहुत पेन होने लग जाता है, वो तो बेहोश हो जाती है। जैसे उसकी आंख खुलती है तो नर्स रूम में होती है, जहाँ पर बेक उसे वार्निंग देता है कि वो स्टोरी चेंज नहीं कर पाएगी, वरना ऐसे उसे ही तकलीफ होगी और वो हारू को भी खो देगी। वेल तो दानो आकर हारू को सब कुछ बता देती है, जहाँ हारू से प्रॉमिस करता है कि वो स्टोरी चेंज करके ही रहेगा। कि तभी दानो को यहाँ पर विजन में अपनी सर्जरी दिखाई देने लग जाती है, वो भी बहुत ही बुरी कंडीशन में, जिससे कि उसे लगता है ना कि वो तो बस अब मरने वाली है, इसलिए हारू को हग कर लेती है, बहुत सैड हो जाती है। हारू ने भी उसे अपने विजन में मरते हुए देखा था, लेकिन दोनों अपनी विजन के बारे में एक दूसरे को नहीं बताते हैं। वेल तो उसके बाद हारू फिर से फ्लैशबैक देखता है, जहाँ पर बेक उससे गेम खेलते हुए कह रहा होता है कि वो दानो से शादी करेगा, हर हाल में राजा बन जाएगा, यानी कि वो शादी सिर्फ राजा बनने के लिए कर रहा था। हारू फिर फटाक से जाकर दानो को ये सब कुछ बता देता है, बेक से शादी करने के लिए मना कर देता है, जहाँ पर दानो से जवाब दे दी है कि वो अपनी किस्मत बदलकर हारू का वेट करना चाहती है। वेल तो पेज टर्न होने की आवाज आती है और वो बेक के सामने पहुंच जाती है। वेल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बेक उसे बताता है कि वो जानता है कि हारू को वो बहुत ज्यादा लाइक करती है। और पेज टर्न होते ही हारू भी दानो को मरते हुए देखता है।
हारू फिर होश में आता है, जिम से पूछता है कि क्या दोनों बुक में दानों की डेथ हो जाएगी, जहाँ वो हामी भरते हुए कहता है कि उसे वो नहीं बचा सकता, क्योंकि भाई ऐसा एक लड़की जिसका नाम सो है उसने भी करने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और तो और उसने ना एंड में अपना सब कुछ खो दिया था। और सो दोस्तों कोई और नहीं बल्कि जिम की लवर थी जो कि फ्लावर बुक में मर गई थी, जहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं जिम सो से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके साथ भागने की प्लानिंग भी कर रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने सो को मार दिया था। और वहीं अपने स्टेज पीरियड में दानों को अपनी सर्जरी डेट का पता लगते ही वो बेक से माफी मांगकर अपनी सगाई तोड़ देती है और स्टेज सीन खत्म होते ही उसे बोलकर चली जाती है कि वो अच्छे फ्रेंड्स हमेशा बने रहेंगे। नेक्स्ट डे फिर दानो बेक, जिम और ली से कह रही होती है कि वो सर्जरी के बारे में हारू को बिल्कुल भी ना बताए, नहीं तो वो सैड हो जाएगा। स्टेज सीन में बेक दानो से कन्फेस कर देता है कि वो उसे सच में लाइक करने लग गया है, लेकिन हारू ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि भाई बेक उसका हाथ स्टेज पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ रहा था। वेल तो वही स्टेज सीन में नामजुन फिर से जुड़ा को प्रपोज करता है, जहाँ वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन सीन खत्म होते ही वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। यहाँ पर बेक हारू को दानो की सर्जरी के बारे में बता देता है। दानो को जाकर कह देता है स्टोरी चेंज करके हमेशा उसके साथ में रहेगा। हारू सर्जरी के बाद में दानो को पूछता है तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी हारू से अब छोटी छोटी चीजों से प्रोटेक्ट करने लग जाता है, यहाँ तक कि ली से भी दूर रहने के लिए बोलता है कि कहीं ली उसको हर्ट ना कर दे। एंड लिटरली दोस्तों ये सीन ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और मज़े के भी थे। वेल तो उसके बाद ली को जूडा से बात करके उसके सेल्फ अफेयर होने के बारे में पता लग चुका था, जहाँ वो ये बात सीक्रेट रहने के लिए बोल देती है। वही दानो को भी स्टेज पीरियड में पता लग गया था कि बेक उससे नहीं बल्कि उसकी बीमारी और अपने फादर से हेट करता है, क्योंकि भाई उसके फादर ना दानो को सिर्फ बिजनेस के लिए ही यूज कर रहे थे। और वही हारू भी ली से दानो की सर्जरी की डेट के बारे में पूछता है और उसकी स्टोरी चेंज करने में हेल्प मांगता है। यहाँ पर बेक उस बुक को ढूंढते हुए हारू के उसी कॉर्नर में पहुंच जाता है और ब्लैक होल में सब कुछ देख लेता है, जहाँ पे जोशन एरा में बेक हारू से कंफर्म कर रहा था कि क्या वो दानो को सच में लाइक करता है। और तभी सीन चेंज होता है दोस्तों और वो दानो के मरने वाले सीन पर पहुंच जाता है कि तभी रेड फ्लावर उस होल से निकलकर बाहर बेक के पास गिर जाता है और वो ये सब कुछ देखकर शॉक तो था ही और कंफ्यूज भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हारू ली के साथ में हॉस्पिटल आकर दानो की रिपोर्ट को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीन चेंज होकर बार बार पहले जैसा हो रहा था, यानी राइटर ऐसा करने नहीं दे रहा था और इसलिए लास्ट में वो दानो की रिपोर्ट ना जूडा की ग्रैंड माँ के साथ में एक्सचेंज कर देता है। इससे दानो के डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए मना कर देते हैं कि उसकी हालत अब सुधरने लग गई है। ये बात बेक को भी पता लग गई थी और वो दानो को सर्जरी करवाने के लिए कह देता है, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ शायद हारू ने किया है। साथ ही उसे हारू पर ट्रस्ट ना करने के लिए बोलता है, लेकिन दानो उसकी नहीं सुनती और वो उसे रेड फ्लावर बुक के वही जले हुए पेजेस पकड़ाते हुए कहता है जिसमें उसकी डेथ हारू की वजह से हो गई थी। और वही हारू और जिम नॉवल में ना दानो की स्टोरी चेंज होते हुए देखते हैं, जहाँ पर जिम एक फ्लैशबैक याद कर रहा होता है। जोशन एरा में जब सो मर गई थी तो वो शैडो पीरियड था और इसलिए वो स्टेज पीरियड में फिर से जिंदा हो गई थी, लेकिन उसकी पहले की सारी मेमोरीज चली गई, क्योंकि भाई बेक रेड फ्लावर बुक में भी सेल्फ अवेयर था और उसे जब सो और जिम के बारे में मालूम चल गया था तो उसने सो को स्टेज पीरियड में ही मरवा दिया था, जिससे कि दोस्तों सो की एग्जिस्टेंस ना हमेशा के लिए स्टोरी से खत्म हो गई थी। वेल तो जिम इन सब के बारे में हारू को बताते हुए विश करता है कि वो फ्यूचर में दानो को बचा ही लेगा। सो के साथ जो हुआ है वो दानो के साथ नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में दानो हारू के पास में आकर कह रही होती है कि वो स्टेज सीन में खुश है और वो बाकी स्टोरी भी चेंज करके ही रहेगी, लेकिन यहाँ हारू को अपना बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था सच जाने के बाद। उसके बाद दानो जले हुए पेजेस जाके बेक को लौटाते हुए कहती है कि वो हारू को ना बताए कि उसे इस बुक के बारे में सब कुछ पता है। वेल तो तभी दोनों ना स्टेज सीन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बेक हारू के सामने दानो को प्रपोज कर देता है, लेकिन सीन खत्म होते ही वो बेक को रिंग वापस देकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो रिंग बेक की मॉम की थी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और वही स्टेज पीरियड में नामजू फटाक से वो शूज फिर से जूडा को दे देता है कि तभी जूडा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ पर बेक भी जिम और सो को बात करते हुए देखकर सो से बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन जिम उसे रोकते हुए कहता है कि उसने ही सो को दूसरी बुक में मारा था और इसलिए वो उससे दूर रहे, उसके आसपास भी ना दिखाई दे।
तो यहाँ पर हारू फ्लैशबैक में देखता है कि हारू और दानो वहाँ से भागते हुए अचानक स्टेज सीन में पहुंच जाते हैं, जहाँ ना चाहते हुए भी हारू को बेक के कहने पे दानो को मारना पड़ जाता है और वो अपने हाथ से उस तलवार को दानो की बॉडी से बाहर निकालता है, यानी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दानो की यहाँ डेथ हो जाती है। फ्लैशबैक देखने के बाद ना हारू दानो से दूर रहने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शायद इस बार भी दानो की डेथ का कारण बनेगा। और यहाँ पर दानो बेक के साथ में चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई हुई होती है कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर एडमिट होना पड़ता है। बेक भी यहाँ पर दानो को शैडो पीरियड में मारने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि रेड फ्लावर बुक में दानो को हारू ने नहीं बल्कि बेक ने ही मारा था और उसे काफी गिल्टी फील होता है। वापस से मास्क लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हारू को ली से दानो के बारे में पता लगता है, इसलिए वो उसके पास आकर राइटर से कह रहा होता है कि वो स्टेज पीरियड तक दानो को जैसे तैसे करके बचा ले, लेकिन दोस्तों दानो की यहाँ डेथ हो ही जाती है। स्टेज चेंज होता है। हारू नोटिस करता है कि दानो ना अब सब कुछ भूल चुकी है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उससे दूर जो भाग रही थी। और भाई इसीलिए हारू जिम के पास आकर सब कुछ बता देता है, जहाँ जिम उसे फिर से बताता है कि वो सब कुछ बंद कर दे वरना हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। साथ ही वो अपने कैरेक्टर में रहे, वरना राइटर जब चाहे ना उसे मिटा सकता है। वेल तो उसके बाद हारू लाइब्रेरी में बैठकर फ्लैशबैक देख रहा होता है कि दानो को दूसरी बुक में उसने नहीं बल्कि बेक ने मारा था, और इसलिए नेक्स्ट डे हारू दानो के सामने ऐसी चीजें करने लग जाता है जिससे कि उसे सब कुछ याद आ जाए जो कि वो पहले करता था। और वहीं सभी को स्कूल में पता लगता है कि नाम जो तो अपने फादर का रियल बेटा है ही नहीं, और इसलिए सब उसे काफी बुली करने लग जाते हैं। लेकिन भाई इसके बाद भी ना जूडा यहाँ शैडो और स्टेज दोनों पीरियड में उसे सपोर्ट करती है। और वहीं हम दानो और सो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पता लगता है कि सो भी सेल्फ अवेयर है और वो दानो से कह रही होती है कि उसे हर हाल में खुद को भीड़ में खोने से पहले ही दूर करना होगा, यानी कि दोबारा से सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, जो कि भाई दानो को तो समझ में नहीं आता उस टाइम पे। और यहाँ हारू भी नोटिस करता है कि स्टोरी में कुछ कैरेक्टर हटते जा रहे हैं, यानी कि स्टोरी जल्द ही एंड होने वाली है। दानो को भी यहाँ पर ना धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया था कि हारू कोई अजनबी नहीं है, कुछ न कुछ तो कनेक्शन उसके साथ में है। और फिर इसलिए बेक से पूछती है। सब कुछ सुनने के बाद ना बेक भी नोटिस करता है कि भले ही दानो की मेमोरी चली गई हो, लेकिन उसके बाद भी उसे हारू याद है। बहुत सारी जगहों पे दानो ये भी फील कर रही होती है कि शायद उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं चाहती थी। वेल तो रात को ना दानो उसी पेड़ के पास में बेक से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर उसकी बेक के साथ में खुद की बेक को टच करके कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। और वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि हारू है। और दोस्तों यहाँ पर उसे वो फटाक से हक कर लेता है, क्योंकि उसे सब कुछ याद जो आ गया था। साथ ही बोलते हैं कि वो स्टोरी एंड होने तक ना उसके साथ में ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे हमें पता लगता है कि बेक ने हारू को वहाँ पर अपनी जैकेट एक्सचेंज करके मिलने के लिए भेज दिया था, ताकि वो सीन को चेंज कर पाए। और इससे वो यहाँ उन दोनों को मिलाना चाहता था, क्योंकि जो गलती उसने फ्लावर बुक में की थी यहाँ पर वो उस गलती को दोहराना नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे फिर हारू नोटिस करता है कि उसके बैग से उसका नाम ना गायब हो गया है, लेकिन वो दानो को नहीं बताता है। उसे अंदर लेकर आता है, जहाँ वो कुछ आवाजें नोटिस करते हैं। जब हारू सीधा आर्ट रूम का चेक करता है, वो रूम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसका साफ मतलब है कि राइटर उन सब चीजों को हटा रहा है, क्योंकि अब उसे उनकी जरूरत नहीं थी। दानो को भी पता लगने से पहले ही लाइब्रेरी में वो ले जाता है, जहाँ पर फाइनली दोनों किस करते हैं। उसके बाद ना दानो को सब कुछ याद दिलाने की वो कोशिश करता है। वेल तो वो अलग अलग एक्सप्रेशन बनाकर काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है, जो कि सच में काफी क्यूट लग रही होती है। दानो भी उसे बता देती है कि अरे भाई उसे सब कुछ याद आ चुका है। सब कुछ सुनते ही वो उसे फिर से हक कर लेता है। उसके बाद जिम हारू और बेक को ना काफी अच्छा खाना खिलाते हुए दोनों को दोस्ती करने के लिए बोलता है, क्योंकि अब बुक जो खत्म होने वाली थी। और वही रास्ते में जाते हुए सो की आंखों में कुछ चला जाता है, तो इसलिए ली उसकी हेल्प कर रहा होता है। लेकिन भाई पीछे से जिम को लग रहा होता है कि दोनों किस कर रहे हैं। जेलसी के मारे उसके हाथ में जितनी सब्जियां होती हैं सब कुछ ली के ऊपर फेंक कर मारने लग जाता है, और सो को अपने साथ में लेकर चला जाता है। और यहाँ पर हारू भी लाइब्रेरी में वो कॉर्नर दिखता है कि वो तो गायब हो चुका है, जहाँ पर यूना कर उसे कहता है कि उसे अब दानो के साथ में ही रहना चाहिए। वेल तो वहीं दानो भी अब हारू के लॉकर में वॉच को रख देती है, लेकिन नोटिस करती है कि वहाँ पर तो उसका नाम ही नहीं है। और फिर वो हारू से मिलकर कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जैसे हारू से हक करता है ना, वो गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। दानो उसके पास आती है, जहाँ हारू देखता है कि अब धीरे धीरे वो गायब हो रहा है, और वो उसे लेकर भागने लग जाता है। फाइनली एंड में दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ हारू उससे बोल रहा होता है कि वो बहुत खुश है कि उसने फाइनली इस
बार सीक्रेट बुक में दानो को बचा ही लिया और डेस्टिनी को भी थोड़ा चेंज कर दिया और वो उसे हमेशा याद रखेगा। साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो दानो के साथ था और लास्ट टाइम उसे अपना नाम लेने के लिए बोलता है, जहाँ दानो रोते हुए जैसे उसका नाम लेकर उसे हक कर दिया ना कि तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद जैसी लाइट आती है वो देखती है कि हारू हमेशा के लिए गायब हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग आज ग्रेजुएट हो चुके हैं। वही जिम को पता लगता है कि सो भी अब सेल्फ अवेयर है क्योंकि उसने कहा था कि ये स्टोरी का लास्ट पेज है और जिम उसे हक कर लेता है। तो ग्रुप फोटो लेने के बाद दानो ना अब हारू के लॉकर पर उसका नाम लिख देती है और देखती है कि उसकी वॉच तो अभी भी वहीं पर रखी हुई है। कि तभी बेक यहाँ पर आकर उसे आखिरी बार सॉरी और थैंक यू बोलता है उसे सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए। उसके बाद दानो हारू की डेस्क पर डिप्लोमा और वॉच को रख देती है और उसी पेड़ के पास जाती है जो कि 300 साल पुराना था, जहाँ पर उसे हारू की डायरी मिलती है जिसमें उसने दानो के साथ में बिताए हुए सारे पलों को ड्रॉ किया हुआ था और साथ ही लास्ट पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारा सबसे अच्छा अब तक का गिफ्ट होगा। और वह डायरी को हक करके जोरों से रोने लग जाती है। तभी दोस्तों पेज पलटने की आवाज आती है और इस बुक की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अब नई स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर दानो अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। बाल भी बड़े हो गए हैं, काफी ज्यादा सुंदर भी लग रही है। साथ ही वो वहाँ पर उस पार्क में बैठे हुए बच्चों से सुन रही होती है कि इस यूनिवर्सिटी में ना एक पेड़ है जो कि 10 अक्टूबर को 301 साल का हो जाएगा और ये उसे कुछ सुना सुना सा लगता है। और वो वहाँ जाकर उस पेड़ को देखती है, जहाँ रास्ते में उसे वॉल पर हारू की पेंटिंग्स भी दिखाई देती हैं। वो उसे लेकर पेड़ के पास में पहुंच जाती है, जहाँ उसे दूसरी बुक की आवाज सुनाई देती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन उसके बाद भी इस पेड़ की मदद से वो हमेशा एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। हारू ने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसी टाइम पर ना हारू भी पेड़ के पीछे से निकल कर आता है, जहाँ दानो उसे कहती है कि आखिर उसने उसे ढूंढ ही लिया। तो फिलहाल उसका वो कोई भी जवाब नहीं देता। जैसे ही दानो जा रही होती है हारू उसे पीछे से हक कर लेता है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। और दोस्तों इसी के साथ ना इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, यानी कि एट लास्ट ये लोग मिल ही गए थे। तो मुझे ना स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि हो ना हो ये हमारी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को इंडिकेट करती है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप इसका एंड कैसा चाहते थे। जिसके भी थॉट्स मुझे अच्छे लगे मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।